विष्णुनिधि आपका भी विज्ञान का तैयारी नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल परेशान है कि विज्ञान की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले 27 फरवरी के लिए आप काफी चिंतित हैं, क्योंकि 27 फरवरी को जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। बिल्कुल आप लोग परेशान, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा एमसीक्यू तैयार करें, कौन सा शॉर्ट आंसर तैयार करें, कौन सा लॉन्ग आंसर तैयार करें। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, हर प्रकार के प्रश्नों को मैं कराने वाला हूं। पूरा का पूरा वीडियो देख लेते तो विज्ञान में आपको 70 में 70 नंबर भी मिल सकता है। तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच कीजिए, एक एक प्रश्न आपको मैं एक्सप्लेन करके बिल्कुल समझा के सोल्यूशन करके बताऊंगा। पूरा का पूरा प्रश्न ले लिया है 27 फरवरी को, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू को। 20 एमसीक्यू कराऊंगा, उसके बाद से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो देखिए हम शुरुआत करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों से। यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला, उसके बाद से लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न कराऊंगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। प्रश्न दिया गया अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आपको बताना है कि भाई जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं अवतल दर्पण में, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। आप सभी को पता है कि यही एक कंडीशन होता है कि जब वस्तु क्या होता है, आभासी बनता है। और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है सीधा आभासी छोटा, दूसरा आपको दिया गया सीधा आभासी बड़ा, तीसरा आपको दिया गया सीधा वास्तविक बड़ा, और चौथा आपको ऑप्शन दिया गया सीधा वास्तविक छोटा। तो याद रखिएगा यहाँ पे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। आपको याद रखना यही एक कंडीशन होता है कि जब प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और आभासी बनता है, और सीधा बनता है। ठीक है ना, ये कंडीशन को आप याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपके सामने दूसरा नंबर का प्रश्न आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। आपको बताना है भाई इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। आपको वक्रता त्रिज्या दिया है, तो आपको याद रखना है कि एफ बराबर जो फार्मूला होता है आपका होता है r/2। देखिएगा एफ बराबर क्या होता है, r/2। इसका मतलब है जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। आपको याद रखना है बस वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक एक प्रश्न का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, चाहे एमसीक्यू हो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। यहीं से प्रश्न आपके आने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आपके सामने आ गया तीसरा नंबर का प्रश्न, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया। 3 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा मतलब लेंस प्रयुक्त किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, आपको सिंपल प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया, उत्तल लेंस दिया गया है, बी आपको दिया गया अवतल दर्पण दिया गया है, सी आपको दिया गया अवतल लेंस दिया गया है, डी आपको उत्तल दर्पण दिया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि आपको निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए पूछ रहा है, तो आपको याद है निकट में हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं भी कंफ्यूजन होगा, चाहे किसी प्रश्न में आपको डाउट लगेगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको क्या करना है, देखना है, तभी आपको पूरा का पूरा प्रश्न क्या होंगे समझ में आएंगे। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न दिया गया, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि जो मानव नेत्र होता है उसमें प्रतिबिंब कहां पे बनता है, कार्निया पे बनता है, आइरिस पे बनता है, पुतली पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देंगे, और जल्दी से सभी लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे हर एक पेपर का मैंने क्या किया, इंपोर्टेंट प्रश्न करा दिया, और वायरल पेपर का भी सोल्यूशन करा दिया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने बहुत सारा वायरल पेपर का सोल्यूशन कराया, वहीं से प्रश्न आपके लड़ने वाले हैं। और मैंने सभी विषयों को बता दिया कि कौन कौन से प्रश्न आप तैयार करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो याद रखिएगा जो मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहां पे बनता है, रेटिना पे बनता है। आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। 4 कूलाम होगी, 1 कूलाम होगी, 6 कूलाम होगी, 8 कूलाम होगी। तो यहाँ पे याद रखना है कि आवेश बराबर फार्मूला होता है क्यू बराबर होता है IT होता है। याद रखिएगा क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। तो क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू आपको 2 दिया गया है, टी की वैल्यू 2 दिया गया है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 कूलाम आपको हो जाएगा। यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। पहले 20 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट करा देता हूं, उसके बाद से आपको अन्य प्रश्नों को बताऊंगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है,
क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो क्या कहते हैं इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। चलिए आपके सामने करा देते हैं 6 नंबर का प्रश्न। सामने 6 नंबर का प्रश्न भी आ गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ये प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला आपको दिया गया है कूलाम, दूसरा आपको दिया गया है जूल, तीसरा दिया गया है एम्पियर, चौथा दिया गया है कैलोरी। तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, मतलब 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। दिया गया 3.6 गुणे 10 पे 5 जूल, दूसरा आपको दिया गया 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल, आपको दिया गया 3.6 गुणे 10 पे 4 जूल, और इसमें से कोई नहीं। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा इसका सही ऑप्शन। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा में हमारा क्या होता है 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल होता है। आपको याद रखना है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाला है तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। 8 नंबर का प्रश्न दिया गया, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। आपको बताना है कि जो विद्युत मोटर होता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आप सभी जानते हैं कि मोटर को हम लोग क्या करते हैं, जब विद्युत धारा देते हैं तो वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा आपको दिया गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा आपको दिया गया विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, चौथा आपको दिया है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे याद रखना कि ये वाला सही है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जो डायनेमो होता है या जनरेटर होता है इसका उल्टा काम, वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो उसको भी याद रखना। चलिए 9 नंबर का आपको प्रश्न दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपसे हमने आएंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है, मतलब किस नियम के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, दूसरा आपको दिया गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, तीसरा आपको दिया गया ओम के नियम के द्वारा, और चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं था। आपको याद रखना है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है उसे बोला जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के द्वारा हम क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप जल्दी से क्या करेंगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बाएं हाथ के नियम के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 10 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। आपको बताना है कि भाई 1 बिलियन है जो नीले को लाल कर देता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। तो आप एक शब्द याद रखिएगा, अनिल शब्द याद रखिएगा। देखिएगा अनिल शब्द याद रखिए, अनिल का मतलब होता है अ का मतलब हो जाएगा अम्ल, और यहाँ पे नी का मतलब नीला हो जाएगा, ल का मतलब लाल हो जाएगा। तो अम्ल क्या करता है, नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। और आपको पता है कि जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो देख सकते हैं कि 7 से कम कौन सा विलयन का है, तो 6 यहाँ पे पीएच जो वैल्यू है यही क्या होगा, अम्ल का होगा। यानी समझने की बात है भाई, नीले को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। आप यही शब्द याद रखिए, अनिल याद रखिएगा, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। और जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिए। चूंकि एमसीक्यू करा रहा हूँ, इसके बाद मैं लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर आपको बताने वाला हूँ, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने वाला हूँ। अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को आपको 70 में 70 नंबर भी मिल सकता है, क्योंकि यही प्रश्न क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 11 नंबर का प्रश्न। एंड आई एम फ्रॉम डडिया। मेरी क्लास 10th में 90.33% आए हैं, एंड मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, स्कूल के सभी टीचर्स एंड ईएमएस विद अनुराग सर को देना चाहूंगी। तो देखिए आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कीटोनिक समूह का क्रियात्मक समूह, कीटोनिक समूह मतलब कीटोन समूह का बताना है, क्रियात्मक समूह क्या है, CO है, CHO है, O है, OH है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कीटोन समूह होता है उसका जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है क्या होता है, CO होता है। आपको याद रखना है, ये आईपीएससी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये आईपीएससी नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है। आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 14 होता है। तो आपको याद रखना है जो शुद्ध विलयन होता है या उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और 7 से कम हमारा अम्लीय होता है और 7 से अधिक हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है। आपको याद रखना है। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमें क्या किया, एक इक्वेशन दिया गया, एक समीकरण दिया गया, इसके अनुसार आपको बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है।
वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा Fe2O3 में से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो FeO क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है और उसके जगह पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे जो कंडीशन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी यौगिक में से क्या होता है, कोई तत्व निकल जाता है और उसके जगह पे कोई दूसरा तत्व चला जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे सी और ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको खुद लगेगा कि ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, और यही प्रश्न क्या होते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपने क्या किया होगा, हाफ ईयरली एग्जाम दिया होगा और प्री बोर्ड दिया होगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने के लिए मिले होंगे। तो यही प्रश्न क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिएगा, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे। मैंने हिंदी का और गणित का इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है सबका वीडियो डाल दिया है, सामाजिक विज्ञान का भी डाल दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिए, वहां पे सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, वहीं से प्रश्न आपको आने वाले हैं। यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है, आपको बताना है परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है, संयोजकता है, रासायनिक क्रियाशीलता। आपको बताना है भाई आधुनिक जो आवर्त सारणी बनाया गया है वो किसके आधार पर बनाया गया है, परमाणु भार के आधार पर बनाया गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, संयोजकता के आधार पर बनाया गया, रासायनिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको 15 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। भाई प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है, जल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, शर्करा से निकलती है, पर्णहरित से निकलती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, जल से। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा या बाई मिस्टेक हमने कोई प्रश्न गलत बता दिया होगा तो एक बार आप लोग माफ करेगा और कमेंट सेक्शन में सही आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। किसी से भी गलती हो सकता है, भाई हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं 100% आपको सही ही बता रहा हूं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और लगातार इस प्रश्न को पूछा भी गया है। में भ्रूण को पोषण मिलता है, कहां से मिलता है, अंडाशय से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, वृक्क से मिलता है, फ्लोपियन ट्यूब से मिलता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा जो होता है वहीं से क्या होता है, भ्रूण को पोषण मिलता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल जो फ्री में क्या करता है, डेली लाइव क्लास के माध्यम से आपको क्या करता है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराता है। और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो भी मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं पहले से उनको सभी विषयों के सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भेज दिया गया है। बिल्कुल फ्री में मैं क्या करता हूं, पीडीएफ नोट आपको देता हूं। कोई भी विषय हो सबका मेरे पास क्या है, पीडीएफ नोट है। और उस पीडीएफ नोट से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका क्या होगा, अच्छा परसेंट है। क्योंकि पहली बार तैयारी नहीं करा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने तैयारी करा था और मेरे चैनल से पढ़ के यहाँ पे 95% से ऊपर लोगों का क्या हुआ, नंबर आया है। अगर आप भी चाहते हैं कम समय में तैयारी करना, आपको भी फ्री में पीडीएफ नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए आपके सामने लेकर आते हैं 17 नंबर का प्रश्न। ये इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूं इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। सामाजिक विज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, गणित हुआ, सब विषय को क्या होगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और ग्रुप को ज्वाइन जरूर करेगा। चलिए आपके सामने आ गया 17 नंबर का प्रश्न। सामने 17 नंबर का प्रश्न दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है, 44 होती है, 46 होती है, 48 होता है। तो आई होप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे क्या होता है, मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है, 46 होती है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। जो जाइलम होते हैं पादप वो क्या काम करते हैं, उत्सर्जी वजन पदार्थ को क्या कहते हैं, संवहन करते हैं, जल का संवहन करते हैं, भोजन का संवहन करते हैं, अमीनो अम्लों का संवहन करते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनका जो काम होता है भोजन का संवहन करना, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, लेके जाते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्ररूप होता है, कैसा होता है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सही आंसर होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसका जो जीन प्ररूप होता है ना शुद्ध लंबे पौधे का, मटर का, वो कितना होता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी का क्या होता है, जीन प्ररूप होता है। आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये लगातार क्या कहते हैं, इस प्रश्न को पूछा जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, पित्त रस का जो स्त्राव होता है कहां से होता है, आपको बताना है कि पित्त रस कहां से निकलता है। पित्ताशय में से निकलता है, यकृत में से निकलता है, अग्नाशय में से निकलता है, अमाशय में से निकलता है। तो आप लोग क्या करेगा, ये लास्ट प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसान है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा और मैं कमेंट को चेक करूंगा। जो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, कमेंट करेगा, उसके कमेंट को हम क्या करेंगे, पिन करेंगे। तो जल्दी से एक बार जाइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई पित्त रस कहां से स्त्रावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग अंसाल में क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, इस प्रश्न को लगातार पूछा गया है। तो आप लोग को कमेंट करना है। और अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करेगा, चैनल पे को सब्सक्राइब करेंगे
अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, चूंकि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ है मैंने क्या किया सेंड कर दिया है। चाहे कोई भी विषय हो सबका पीडीएफ नोट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और ग्रुप को ज्वाइन करिए, चूंकि बिल्कुल कम समय में यहाँ पे क्या किया जाता है आपको तैयारी कराया जा रहा है। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताने जा रहा हूं आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कौन कौन से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स का बता रहा हूं, उसके बाद केमिस्ट्री का बताऊंगा, उसके बाद मैं बायोलॉजी का बताऊंगा। बायोलॉजी का सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक प्रश्न का सोल्यूशन कराने के लिए। अगर कुछ प्रश्न का सोल्यूशन मैं नहीं करा पाऊंगा तो आप उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपको तैयार करना है फिजिक्स में कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर भी आपको मैं बता देता हूं। इसका उत्तर होगा कि जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। या इसी को बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं क्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो आपको सिंपल लिख देना है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना होता है। आपको फार्मूला ये लिख देना है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी तैयार कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स में। यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका उत्तर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये लगातार प्रश्न को पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न क्या होंगे आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका खासियत ये होता है कि जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या होता है, हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका खासियत होता है कि हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पे क्या करता है, वस्तु से क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपको याद रखना। और कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, ठीक है ना। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, छोटा बनाएगा। यहाँ पे पहला ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये होता है कि ये क्या करता है, बहुत दूर के, आप याद रखिएगा, बहुत दूर के प्रतिबिंब को क्या करता है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल को क्या करता है, कम क्षेत्र में क्या करता है, प्रतिबिंब आपको बना देता है। यानी बहुत यहाँ पे क्या होगा, बहुत दूर की और बहुत क्या होता है, मतलब अधिक एरिया के प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटे जगह में क्या करता है, ये बनाकर दिखा देता है। जिससे क्या होता है, जो ड्राइवर क्या करते हैं, वाहन को चलाते हैं, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, दूर की वस्तुओं को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं क्या करता हूँ, इसका सोल्यूशन लगा देता हूँ, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। आई होप आपको पता भी होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है फिजिक्स में, वो क्या तैयार करना है कि एक न्यूमेरिकल तैयार करना है। जैसे इस तरह के प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में आएंगे कि उपयुक्त किरण आरेख बनाइए, आपसे बोल देगा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए, साइज बताइए। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस एक प्रश्न आपको दिया गया, इस तरह के प्रश्नों को आपको तैयार कर देना। अवतल दर्पण पे आधारित हो गया, उत्तल दर्पण पे आधारित हो गया, मानव नेत्र पे आधारित हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, तैयार करना। ऑलरेडी मैंने सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा दिया था, लिस्ट में जाइए, वहां से सभी प्रकार के चैप्टर वाइज मैंने न्यूमेरिकल को कराया। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे मैं लाइव क्लासों में इस चीज को बताता हूं। चलिए इसको मैं सोल्यूशन करा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, कह रहा है 16 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपको दिया गया 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और यहाँ पे अवतल दर्पण है। तो अवतल में क्या होता है, फोकस दूरी होता है वो भी माइनस में होता है, आपका जो होस्ट की दूरी होता है वो भी माइनस में होता है, और प्रतिबिंब की दूरी होती है वो भी माइनस में होती है। तो 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया, तो हम इसको लिख लेते हैं। इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन कराते हैं। तो यहाँ पे हमको फोकस दूरी दिया गया है, आप देख सकते हैं कि एफ की वैल्यू हमको दिया गया है 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अवतल दर्पण तो ये माइनस में होगा, आपको याद रखना है। और बोला 8 सेंटीमीटर दूरी पे क्या किया गया, वस्तु को रखा गया है, यानी यू की वैल्यू आपको दिया गया है। यू की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी माइनस में हमेशा रहता है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि किरण आरेख बनाने के लिए बोल रहा है, और कह रहा है कि स्थिति और प्रकृति बताइए। स्थिति मतलब कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रकृति का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा कि सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उस चीज को हमें बताना है। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 1/f बराबर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। हमारा क्या होता है, दर्पण के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिएगा हम इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं। अगर हम पक्षांतर करें तो 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ध्यान दीजिए, आप चाहे तो यहां भी भर सकते हैं, या जैसे देखिएगा हमने 1/v है ना, इसको इधर छोड़ दिया, ये प्लस से इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर एफ की वैल्यू कितना दिया गया, -16, तो -16 रखेंगे, माइनस यू की वैल्यू कितना दिया गया है, -8 है तो -8 रखेंगे। सबको समझ में आ रहा है। किसी तरह का आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको करा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा 1/v बराबर ये माइनस यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, मतलब ऊपर लिखिए, बीच में लिखिए, नीचे लिखिए, बात वही है। तो -1/16 हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लसा आपका हो जाएगा 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/v बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/16
तिरक गुणा करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे v की वैल्यू हमारा क्या हुआ है, प्लस में आया है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अवतल दर्पण, याद रखिएगा अवतल दर्पण में एक कंडीशन होता है, न्यूमेरिकल में चीजें आया था, एक कंडीशन होता है जब वस्तु क्या होता है, याद रखिएगा एफ और क्या होता है पी के बीच में होता है। एफ और पी का मतलब फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में होता है। तो यही एक कंडीशन होता है कि जो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। आपको याद रखना है भी का मान क्या होता है, प्लस में जब आता है, अगर दर्पण की बात करें तो याद रखिएगा अगर प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी। अगर भी की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको आंसर लिखना है कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे अतः वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा, 16 सेंटीमीटर दूर, 16 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पे याद देखिएगा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। ये बस इतना आपको लिख देना है। यहाँ पे क्या होगा, स्थिति हो गया और ये क्या हो गया, इसकी प्रकृति हो गया। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर प्रश्न समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर प्रश्न में किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न, आपको बताते हैं क्या तैयार करना है। एक एक प्रश्न मैं बताऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर एक प्रश्न आपको कराने वाला हूं, तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। आपको क्या करना है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न तैयार कर लेना। न्यूमेरिकल को इस तरह के न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा और यहाँ पे जो अगला प्रश्न आपको तैयार करना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 3 नंबर लिख दिया गया, यहाँ भी 3 नंबर लिख दिया गया। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। दूर दिश दोष तैयार कर लेना है और निकट दिश दोष आपको तैयार कर लेना है। इसके कारण और निवारण को क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि दूर दिश दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है, तो आपको याद रखना है जो नाम होता है वो चीजें आपको दिखाई देता है। तो आप लिखेंगे कि इस दोष में क्या होता है, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, व्यक्ति के चश्मे में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखिएगा दूर लिखा गया है ना, दूर देखिएगा, दूर तो दो में क्या हुआ, ऊ की मात्रा है, तो दूर का मतलब हो गया उत्तल। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेंस का प्रयोग करेंगे। आप याद रखिए, यहाँ से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि दूर दिया गया है तो दूर में क्या है, ऊ की मात्रा है और ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो दूर कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जो नाम रहता है जैसे दूर दिश दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना कि दूर दिश दोष क्या होता है, निकट दिश दोष क्या होता है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, तो इसको तैयार कर लेना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल क्या होता है बोर्ड एग्जाम में आता है। मैं वही प्रश्न बता रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल क्या करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। केमिस्ट्री भी बताऊंगा आपको, फिजिक्स भी बताऊंगा और बायोलॉजी बताऊंगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल आपको 27 फरवरी को कोई टेंशन नहीं लेना है, यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप याद रखिए, स्क्रीन पे मैं इसका उत्तर आपको लगा देता हूं। विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा देख सकते हैं कि धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होता है, भाई धारा चल रही है उसके मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसका देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा इसका रीजन दिया गया कि हमारा क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है चालक तार के क्या करता है, पदार्थ पे निर्भर करता है, चालक तार के लंबाई पे निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो स्क्रीन पे मैं इसका उत्तर लगा देता हूं। और ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास में इस चीज को बताया था किस प्रकार आपको क्या होता है, निर्भर करता है, किसका प्रतिरोध अधिक होता है, किसका प्रतिरोध कम होता है। तो आपको स्क्रीन की मदद से आप लोग देख सकते हैं। अगर कहीं डाउट होगा तो एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल आप सभी को पता होगा, मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट जो भी 10 में आता है परीक्षा देने उस पर सबसे पहले ये जानता है कि भैया कुछ आया चाहे न आए, लेकिन हमारा क्या होता है, मोटर की संरचना, सिद्धांत और कार्यविधि या डायनेमो का, जिसे हम लोग जनरेटर कहते हैं, उसका रचना, आपका सिद्धांत और क्या होता है, कार्य विधि पूछा ही पूछा जाता है। तो आपको क्या विद्युत मोटर और क्या करना है, डायनेमो का मतलब यहाँ पे सचित्र वर्णन आपको आना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न देखिए आपसे पूछ सकता है कि दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, विद्युत मोटर की संरचना, सिद्धांत और कार्य विधि का क्या करना, आपको वर्णन करना है। तो इस पे मैं क्या करूंगा, एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। वैसे आप सभी को तैयार होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर होगा विद्युत मोटर और यहाँ पे डायनेमो तैयार नहीं होगा, वो लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर मेरे पास क्या हो जाएगा 10 कमेंट आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस पे स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा और कम शब्दों मैं बता दूंगा कैसे आपको लिखना है, कैसे फिगर बनाना है, पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग 10 लोग कमेंट कीजिएगा, हम इस पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते होंगे यहाँ पे फार्मूला आपका होता है R बराबर होता है V/I। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये फार्मूला होता है। तो आपको ओम का नियम क्या करना, आपको तैयार करना है। वैसे स्क्रीन पे लगा देता हूँ, इस तरह के इसका डिफिनेशन है, ऐसे क्या करना आपको तैयार कर लेना है। आई होप आपको फिजिक्स पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार करना है। तो बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही प्रश्न क्या होंगे आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले, तो इनको तैयार करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ और प्रश्नों को आप लोग अपने तरफ से तैयार कर लीजिए, लेकिन जो भी मैंने प्रश्न बताया यहाँ पे 7 मैंने प्रश्न बताए, 7 को तैयार करना है। चलिए इसके बाद से आपको बताते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या आपको तैयार करना है, देन उसके बाद मैं बताऊंगा बायोलॉजी में आपको क्या क्या तैयार करना है। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब और लाइक तभी करेगा जब आपको प्रश्न समझ में आए, आपको खुद लगे कि भाई जो प्रश्न मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही प्रश्न आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे तभी आप लाइक करेगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, आपको पसंद आएगा। चूंकि आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिया है, प्री बोर्ड का एग्जाम दिया है, पता चली हो गया होगा कि आपको हाफ ईयरली में कैसे प्रश्न मिले थे और यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न मिले थे। अगर इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अगर प्री बोर्ड में जहां ईयरली एग्जाम में आया होगा, अगर आपके भी माइंड में लग रहा है कि हाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। जिनको लग रहा है कि ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, वो वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। चलिए सामने आ गया केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको केमिस्ट्री में क्या क्या तैयार करना है, आपको पहला प्रश्न इसमें तैयार करना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है। यहाँ पे आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो जिसमें ऐसा समीकरण लिखा जाए जिसमें दोनों अभिक्रियाएं होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूँ, इसका डिफिनेशन देख सकते हैं और यहाँ पे उदाहरण दिया है, तो आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों याद रखना। सिंपल इसका परिभाषा है कि जिसमें क्या होता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या हो अपचयन की क्रिया भी हो और उपचयन की क्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीन की मदद से याद कर सकते हैं, अपने तरफ से भी याद कर सकते हैं। अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है याद रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइएगा। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया सभी लोग जानते होंगे, ये हर साल क्या होता है पूछा जाता है। यहाँ पे याद रखना कि जब अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूं, ऐसे सबको पता भी होगा, इसको तैयार कर लेना है। और यहाँ पे एक चीज और तैयार करना है, अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा या लवण की परिभाषा भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वो भी प्रश्न क्या होता है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है अगला प्रश्न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र एवं 2 क्या करना आपको उपयोग लिखना है। तो आप जितना आपका सिलेबस में चाहे बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, आपका विरंजक चूर्ण हो गया, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, तो सबका क्या करना आपको अणुसूत्र और 2 उपयोग क्या करना आपको याद रखना। कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे बेकिंग सोडा पूछ दे, आपको धावन सोडा पूछ दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ दे, तो इसको क्या आपको तैयार रखना है। और एक प्रश्न इसमें और पूछा जाता है इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। वैसे स्क्रीन पर भी मैं इसका उत्तर क्या करता हूँ लगा देता हूँ आपको। सेल्फ वन्ना भारती, आई एम बिलोंग टू बदायूं डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूपी और मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। होंगे कि हमारे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब हड्डी किसी का टूट जाता है तो वहां पे जो जोड़ा जाता है ना सफेद कलर से, तो वही क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका आप लोग उत्तर स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न आपको केमिस्ट्री में तैयार करना है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है यही प्रश्न कि आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आप याद रखिएगा आधुनिक आवर्त नियम होता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उसके क्या होता है परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो अगला प्रश्न आपको तैयार करना है केमिस्ट्री में देखिएगा मेरे भाई, बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। जिससे आपसे पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि सामनीकरण पे टिप्पणी लिखिए, साबुन की सफाई प्रक्रिया पे टिप्पणी लिखिए, संकलन अभिक्रिया पे क्या करना आपको टिप्पणी लिखना है, संचारण पे टिप्पणी लिखिए, सजाती श्रेणी पे आपको क्या करना टिप्पणी लिखना है, दहन पे आपसे पूछ सकता है कि टिप्पणी लिखिए, किंडवन से क्या कर सकता है आपसे पूछ सकता है कि किंडवन पे क्या करिए टिप्पणी लिखे। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्पणी है जिनको क्या करना आपको तैयार करना है। मूलतः जो इंपॉर्टेंट उसको मैंने बता दिया। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है केमिस्ट्री में कि मेंडलीव के आवर्त नियम की व्याख्या करें और 2 लाभ बताइए। देखिए मेंडलीव की जो आवर्त नियम है उसके क्या लाभ है, क्या दोष है, क्या गुण है, उसमें व्याख्या करने के लिए आपको देता है। तो इस प्रश्न को भी क्या करना आपको तैयार कर लेना। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको केमिस्ट्री में समझ में आ गया होगा कि आपको क्या तैयार करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पे IUPSC नेम आपको तैयार कर लेना। IUPSC जो नेम होता है इसको तैयार करना। ऑलरेडी मैंने वीडियो इस पे बना दिया है, जितना भी इंपॉर्टेंट IPSC नाम उसको मैंने करा दिया है, तो आपको सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पे आपको जितने भी आपके चैप्टर है सबका सोल्यूशन है, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, सभी चैप्टरों का इसके सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को आप विजिट करिएगा, इतना प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कुछ प्रश्न बचते हैं तो कुछ प्रश्नों को तो आपने तैयार किया ही होगा, तो दोनों को कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आपके सामने बताते हैं इंपॉर्टेंट अगला जो प्रश्न आपके सामने आने वाला है बायोलॉजी का। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपके सामने आ गया जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो देखिए आपके सामने आ गया बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मेरे सामने मैं करा रहा हूँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं। हमको दिया गया है बायोलॉजी का जो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लगातार इस प्रश्न को पूछा जाता है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर साल प्रश्न को पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि भाई जो लार होता है उसका पाचन में क्या भूमिका होता है। स्क्रीन पे मैं इसका उत्तर लगा देता हूं। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अपने तरफ से आपको देख लेना। इसका स्क्रीन पे लगा देता हूं। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन क्रिया का क्या करना, आपको वर्णन करना है, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिए। छोटा प्रश्न नहीं है, बड़ा प्रश्न, तो इसका मैं उत्तर आपको नहीं बताता हूं, आपको मैं प्रश्न बता देता हूं, आपको तैयार कर लेना है। तो प्रश्न आपको तैयार करना, बायोलॉजी में परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों का क्या करना, आपको वर्णन करना है। तो आप जानते हैं कि परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है कि कम जनसंख्या, और हम क्या करें अपने संख्या को, अपने बच्चों को संख्या को क्या करें, नियत करते हैं, कम करते हैं, तो उसी को परिवार नियोजन बोला जाता है। और इसको कम करने का बहुत सारा उपाय है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी करा दूंगा। यहाँ पे 16 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि मानव के मादा जनन तंत्र का क्या करना, सचित वर्णन करना था। देखिए कभी कभी मादा जनन तंत्र पूछ देता है और कभी कभी नर जनन तंत्र पूछ देता है, तो आपको क्या करना, इसको तैयार करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर साल क्या होता है ये प्रश्न आता है, चाहे मादा का पूछ दे चाहे जनन का, ठीक है ना, इसको तैयार कर लेना है। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है बायोलॉजी में कि डीएनए और आरएनए में अंतर आपको क्या करना, तैयार करना। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि पुष्प की संरचना तथा वर्णन, मतलब पुष्प की संरचना कैसी होती है उसका क्या करना, आपको सचित वर्णन करना है। तो इसका भी आपको चित्र बनाना आना चाहिए और आपको तैयार होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये भी पता चल जा रहा है कि किस तरह के चित्र हमारे क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पाचन तंत्र का पूछा जाता है, जनन तंत्र का पूछा जाता है, पुष्प की संरचना का पूछा जाता है और आपका हृदय का पूछा जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका वृक्क होता है उसका भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए अगला जो आपको प्रश्न तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको तैयार करना है कि एक संकर तथा द्विसंकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला जो आपको तैयार करना है कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल क्या होता है इस प्रश्न को पूछा था, इसको भी आप तैयार करेंगे। और लास्ट जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से आप क्या समझते हैं। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी देता है या इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेते हैं तो 27 फरवरी को क्या कर सकते हैं, 70 में 70 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्नों को बताया है और अपने तरफ से भी कुछ प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अगर इस तरह से तैयारी आप लोग करेंगे तो आपका बिल्कुल क्या होगा, 70 में 70 नंबर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान में कैसे आपको तैयारी करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे कि वीडियो आपके लिए कैसा था, जो मैंने प्रश्न बताया था इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अन्य विषयों का भी क्या करूंगा, ऐसे प्रश्नों का वीडियो बना दूंगा जहां से आप पूरा का पूरा तैयारी कर सकते हैं। हिंदी का वायरल पेपर, विज्ञान का वायरल पेपर, गणित का वायरल पेपर का सोल्यूशन नहीं देखा है तो आपको कुछ लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं, या स्क्रीन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा या आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार जरूर देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा ताकि आपको जो फ्रेंड है उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद। अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लीजिए। अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए तो